बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 12 हम लोग पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। इसकी मेन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत हमने फाइंड करनी है एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से। इन्फिनिट कहते हैं लामहदूद, ऐसी चीज़ जिसको मेजर ना किया जा सके, जो बहुत बड़ी हो। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये एक प्लेन इन्फिनिट शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ये शो की है, ये एक प्लेन शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तकसीम है यकसां तौर पर। अब इस थिन शीट के ऊपर, वैसे तो ये इन्फिनिट है, लेकिन हमने इसका एक जो है वो महदूद पोर्शन जो है, फाइनाइट पोर्शन इसका यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है। अब इस शीट की वजह से हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। अब देखें, इस पॉइंट P का फासला ये शीट से ये वाला एक साइड पे और ये फासला दूसरी साइड पे, दोनों तरफ सेम है, इसलिए मैंने दोनों तरफ इन जो डॉट्स हैं इनको P पॉइंट से मेंशन किया, इधर भी। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप कल हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करना होगा, तो हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं उस पॉइंट में से गुजरती हुई एक क्लोज गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। देखें, मैंने एक सिमेट्रिकल क्लोज गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है, सिलेंडर की फॉर्म है। ये देखें, यहाँ पर ये एक सिलेंडर की फॉर्म है, क्लोज गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस ने P पॉइंट को इस साइड से भी कंटेन किया है, घेरा है, और इस साइड से भी घेरा। ये भी P पॉइंट है और ये भी P पॉइंट है। और पहला स्टेप ये था कि गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना, वो ड्रॉ कर लिया। दूसरा स्टेप ये था कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, बंद है, वो फाइंड करना है, वो करेंगे हम। तो तीसरा स्टेप ये था गॉसियन सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है। चौथे स्टेप में गॉसेस लॉ को अप्लाई करना, और पांचवें स्टेप में हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड किया और गॉसेस लॉ जो हमने अप्लाई किया, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो P पॉइंट से गुजरती हुई एक क्लोज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ की है, और यहाँ पर ऐसी सरफेस को चूज करना होता है जो सरफेस या तो जिसके फेस, जिसके जो साइड्स हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हों या परपेंडिकुलर हों। तो यहाँ पर देखें, इस गॉसियन सरफेस की ये जो साइड है, ये वाली साइड, इसको मैं S1 का मैंने नाम दिया, ये यहाँ पर शो किया। अब इस साइड के ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इस साइड के तो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इसके वेक्टर एरिया के पैरेलल हैं। इस फ्लैट साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो पास करी उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। क्यों इस तरफ है? कि ये सारी थिन शीट है। फर्स्ट करें, मैं एक चार्ज के लिहाज से बताता हूँ। एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी निकल रही हैं, एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी निकल रही हैं, अपवर्ड भी जा रही हैं, डाउनवर्ड भी, हर तरफ आ रही हैं, लेकिन हम उनको शो नहीं यहाँ पर करवा रहे, जस्ट साइडों वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर शीट से इस तरफ बाहर की तरफ जा रही हैं, और इस साइड का जो वेक्टर एरिया वो भी बाहर की तरफ है, तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो इस साइड पे ये जो चार्जेस हैं सारे शीट के, इसमें इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट पे भी जा रही हैं, लेफ्ट पे भी जा रही हैं, इस तरह शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड पे भी निकल रही हैं, इस साइड पे भी निकल रही हैं, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से आउटवर्ड। तो हमने कहा ये S2 फ्लैट सरफेस जो है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रेड कलर से शो किया, इस तरफ है, और इस फ्लैट सरफेस का जो वेक्टर एरिया वो आउटवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में E और A, यहाँ पर भी एंगल 0 डिग्री बनेगा। अब ये जो कर्व सरफेस है, ये सारे सिलेंडर की कर्व सरफेस, ये वाली, ये भी सारी कर्व सरफेस, इसके आप किसी भी जगह पर कोई पैच ड्रॉ करें और उस पैच पे अगर आप वेक्टर एरिया लें, तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल कितना बनेगा?
90 डिग्रीज बनेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी 90 शो किया, इधर मैंने और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फर्ज करें शीट यहाँ पर पड़ी है, ये मिड में, ये मैंने शो नहीं की, ये गाजियन सरफेस सिलेंडर की फॉर्म है। अब इस पैच का वेक्टर एरिया ब्लैक कलर से ऊपर की तरफ शो किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं इस साइड पे, अब एंगल 90 डिग्री। अब इस कर्व सरफेस पे यहाँ पर वेक्टर एरिया ड्रॉ किया तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, क्योंकि जो शीट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे राइट साइड पे भी निकल रही हैं और लेफ्ट साइड पे भी निकल रही हैं, थिन शेड है, तो एंगल यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी। अच्छा, ये अगर वेक्टर एरिया यहाँ पर ड्रॉ करें इस जगह पर, तो ये वेक्टर एरिया ब्लैक कलर से शो किया इधर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो राइट साइड पे जा रही हैं वो इधर जा रही हैं। अब ये रेड और ब्लैक कलर की लाइंस के दरमियान एंगल 90 डिग्री। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी कर्व सरफेस है, ये वाली सारी कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस में कहीं पे भी आप वेक्टर एरिया ड्रॉ कर लें और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का एंगल अगर हम मेजर करें तो वो कितने डिग्री आ रहा है, 90 डिग्रीज। अच्छा, अब आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा, हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए ड्रॉ क्लोज गाजियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। हमने एक क्लोज गाजियन सरफेस ड्रॉ की है सिलेंडर की फॉर्म में। ये सिमेट्रिकल सरफेस है, सिमेट्रिकल का मतलब एक जैसी। हम यहाँ पर सिमेट्रिकल सरफेस उस सरफेस को कहते हैं जिसको अगर हर एंगल से देखा जाए तो वो एक जैसी हो। और दूसरा आप ये भी समझ लें कि ऐसी सरफेस ड्रॉ करनी होती है जिसकी साइड्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हों या परपेंडिकुलर हों। अच्छा, अब फिर आगे क्या लिखा है, दैट पासिस थ्रू शीट, ये गाजियन सरफेस शीट में से पास कर रही है, एंड कंटेन्स पॉइंट पी, और इसने किसको घेरा हुआ है, इसने पॉइंट पी को घेरा हुआ है, यानी ये पॉइंट पी इसके अंदर लाई कर रहा है। यहाँ पर ये पॉइंट पी और इधर भी ये पॉइंट पी है, इक्वल डिस्टेंस है दोनों साइडों पे। अच्छा, अब फिर हमने कहा सबसे पहला स्टेप हमने कहा था गाजियन सरफेस ड्रॉ करना, वो कर ली। दूसरा स्टेप ये देखना है, ये देखें गाजियन सरफेस का ये इतना हिस्सा जो है ये समझ लें शीट के ऊपर आ रहा है। ये सिलेंडर का हिस्सा तो बाहर निकला हुआ है, ये भी बाहर निकला हुआ है, ये इतना हिस्सा शीट पे आ रहा है। अब शीट पे ये कितना चार्ज कैरी कर रहा है, घेर रहा है, उस चार्ज को फाइंड करना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये देखें ये सिग्मा है, सिग्मा बराबर होता है क्यू ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर जगह पर कितना चार्ज है उसको हम सिग्मा बोलते हैं। 2 मीटर स्क्वायर पे जितना चार्ज होगा उसको 2 सिग्मा कहेंगे, 3 मीटर स्क्वायर पे जितना चार्ज होगा उसको 3 सिग्मा कहेंगे, अप टू सो ऑन। बहरहाल आसान करके कहें तो चार्ज और एरिया की रेशो, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये ए डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर सिग्मा से मल्टीप्लाई हो गया, तो चार्ज क्यू आ गया सिग्मा है। ये क्यू कौन सा चार्ज है, ये वो चार्ज है जो गाजियन सरफेस ने घेरा हुआ है, ये वाला, इसको हमने कहा क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाजियन सरफेस। ये वो चार्ज है जो बंद है गाजियन सरफेस के अंदर, यानी गाजियन सरफेस गुजर रही है शीट में से, और शीट का सारे चार्ज में से वो चार्ज जो गाजियन सरफेस के अंदर आ रहा है उस चार्ज को हमने क्यू कहा। सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गाजियन सरफेस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस एरिया को कहते हैं, ये वाला जो एरिया, ये शेडेड एरिया आप कह सकते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी दरम्यान में से कट करें, जो इसकी ये बाउंड्री की, ये गोल गोल बाउंड्री जो है, इसके अंदर जो एरिया आता है इस एरिया को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। बनाना को आप कट करें, आप उसकी ये जो गोल बाउंड्री के अंदर एरिया आएगा उसको हम कहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी पाइप को सेंटर से कट करें, उसकी गोलाई के अंदर जो एरिया आएगा उसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, अब हमने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। 2 स्टेप तो कर लिए। पहला स्टेप ये था कि गाजियन सरफेस ड्रॉ करना, दूसरा स्टेप ये था कि गाजियन सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज है वो फाइंड करना, तो वो चार्ज फाइंड कर लिया, क्यू बराबर है सिग्मा ए के। अच्छा, अब तीसरा स्टेप ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना गाजियन सरफेस। अब गाजियन सरफेस को मैंने फिर यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे शीट पड़ी है सेंटर में, यहाँ पे शीट पड़ी है, शीट पे ऐसे पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं, उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी निकल रही हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट पे भी निकल रही हैं।
तो हमने इस गाजियन सरफेस के 3 हिस्से कर लिए। एक ये ग्रीन कलर से मैंने शो किया फ्लैट एंड राइट साइड पे, दूसरा फ्लैट एंड लेफ्ट साइड पे, और तीसरा ये सारा वाइट कलर का कर्व सरफेस, इसको S3 का। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड S1 की फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो हमने लिखा phi1 इज इक्वल टू E डॉट A। इस ग्रीन कलर की फ्लैट एंड राइट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है, वेक्टर एरिया A है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला था E डॉट A। डॉट को ख़त्म किया तो कॉस थीटा आ गया। थीटा की जगह पर 0 क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया सेम डायरेक्शन में। वेक्टर एरिया क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो किसी सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल हो, उसको वेक्टर एरिया कहते हैं। सिर्फ शॉर्टली बता रहा हूँ, वैसे हमने शुरू में डिटेल से पढ़ा था। तो cos 0 के ऊपर 1 होता है, तो cos 0 की जगह पर 1 लिख दिया, तो EA वैसे ही आ गया, और इस cos 0 की जगह पर 1 लिखा। EA को 1 से मल्टीप्लाई करें तो EA ही आ जाएगा, ये EA आ गया। उसके बाद ये सेकंड S2 सरफेस में भी ऐसे ही होगा, E और A सेम डायरेक्शन में, एंगल 0, तो हमारे पास EA ही आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस S2, तो phi2 इज इक्वल टू E डॉट A, EA cos 0, cos 0 पे 1 होता है, 1 को EA से मल्टीप्लाई किया तो EA ही आ गया। तो लेफ्ट साइड का, ये जो लेफ्ट साइड है, इधर भी फ्लक्स EA आया, इधर भी फ्लक्स EA आया। अब S3 की बात करें, कर्व सरफेस पे वैसे तो हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ FSC में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाई जाती, MD-CAT में, सॉरी ये मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा इंटीग्रेशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, शॉर्टली बता रहे हैं कि कर्व सरफेस पे कहीं पे भी आप वेक्टर ड्रॉ करें, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल 90 डिग्री बनता है। मैं ऊपर भी डिटेल से बता कर आया हूँ, कई जगह पर वेक्टर एरिया ड्रॉ किया मैंने। ये फिग में दिखा देता हूँ, ये देखें वेक्टर एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल 90, इधर भी 90, इधर भी 90, ये मैं एक्सप्लेन करके गया हूँ। तो एंगल 90 बनेगा, तो यही हमने किया। कर्व सरफेस के लिए हमने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस S3 इज इक्वल टू phi3, और उसको लिखेंगे E डॉट A। वैसे इंटीग्रेशन से करते हैं, लेकिन हम सिंपल लिख रहे हैं E डॉट A, EA cos 90 डिग्री पे सारा 0 हो जाए, cos 90 पे 0 होता है, 0 इन सबको जो है वो मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, तो EA इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। तो phi3 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो मैं इंटीग्रेशन की बात क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? ये जो phi3 मैंने फाइंड किया है, ये तो मैंने एक टुकड़े पे फाइंड किया है। कर्व सरफेस तो बड़ी सारी है, उसके तो कई टुकड़े होंगे, तो इंटीग्रेशन जो होता है ये समीशन को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके लिखने को। तो यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लेवल में बुक ने इंटीग्रेशन का जो पोर्शन है उसको डिस्कस नहीं किया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाजियन सरफेस में से हमने फाइंड किया, 3 हिस्से हमने किए थे, फ्लैट एंड राइट साइड सरफेस, फ्लैट एंड लेफ्ट साइड सरफेस और कर्व सरफेस। तो राइट साइड पे फ्लक्स EA आया था, लेफ्ट साइड पे भी EA आया था, और कर्व सरफेस का फ्लक्स एंगल 90 डिग्री होने की वजह से 0 आया था। EA को जमा किया तो 2 EA आ गए। अब बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in it। तो हमने यही लिखा 1 over epsilon naught multiplied by q। q की वैल्यू हम शुरू में फाइंड करके आए हैं, ये q की वैल्यू हमने फाइंड की है, q is equal to sigma a। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, q की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी, इस q की जगह पर हम सिग्मा a लिख देंगे, तो ये लिख दिया सिग्मा a। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स गासेस लॉ से ये आया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने जनरल फार्मूला से जो फाइंड किया वो 2EA आया। इक्वेशन नंबर 6 की लेफ्ट साइड भी phi है, इक्वेशन नंबर 7 की लेफ्ट साइड भी phi है। जिन दो इक्वेशंस की लेफ्ट साइड बराबर होती हैं उनकी राइट भी बराबर होंगी, तो 2EA बराबर आ जाएगा इसके 1 over epsilon naught मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा a। तो ये देखें हमने इनको कंपेयर कर लिया, इक्वेशन 6 और 7 को कंपेयर किया, लेफ्ट साइड्स बराबर थी, राइट साइड्स बराबर लिख दी। 6 की राइट साइड थी 2EA और 7 की राइट साइड क्या है 1 over epsilon naught मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा a, ये लिख दिया। a से a कट गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं
तो हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होती, ये तो मैग्नीट्यूड है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट थी, डायरेक्शन के लिए हमने आर यूनिट वेक्टर ले लिया। ये हमने कूलम्स लॉ में भी पढ़ा था, अगर आपने पहला लेक्चर पढ़ा है तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया। ये मैग्नीट्यूड थी, ये वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है इतनी, और दूसरा आर यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो आर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन किस तरह बता रहा है, आर यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ई एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द शीट। यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हो गया है, ये इसके अंदर पेज आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शीट से किस तरफ है, आउटवर्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो फिर यहाँ पर डायरेक्टेड आउटवर्ड की बजाय क्या आ जाएगा, इनवर्ड आ जाएगा। अगर आपको कंपैरिजन में ये कहे, ये एमसीक्यू का पॉइंट बता रहा हूँ कि एक पॉजिटिव शीट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, नेगेटिव शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और नेगेटिव शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ सकता है। और उसके साथ एक दो और एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। फर्ज करें दो प्लेटें हैं, ये एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। हम इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, रिजल्टेंट। तो यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा। अब ये वाली पॉजिटिव प्लेट जो है, ये इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और ये जो नेगेटिव प्लेट है, ये इस टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली दोनों कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज को देखें, तो ये प्लेट को देखें, तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगी, और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। अब रिपल्शन और अट्रैक्शन की ये दोनों जो फोर्सेस हैं और फील्ड्स हैं, इनकी डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो इसलिए ये कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पर भी देखें, तो यहाँ पर ये वाली नेगेटिव प्लेट, बेटा ना करें, ये नेगेटिव प्लेट जो है इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, और ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। तो दोनों फील्ड्स इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को ये वाली पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी इस तरफ, और ये वाली नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी। तो ये दोनों, ये रिपल्शन और ये अट्रैक्शन, दोनों फील्ड्स को हम ऐड कर देंगे। तो ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से, ये नेगेटिव प्लेट की वजह से, तो E प्लस E 2E आ गया। अब ये E की वैल्यू हमने पुट कर दी। E की वैल्यू क्या है, एक प्लेट एक इन्फिनिट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो ये वाला 2 वैसे ही आ गया, E की जगह पर सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट कर दिया, लिख दिया, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये E आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि फोर्स कितनी लग रही है इस चार्ज पे, तो फोर्स का फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल टू QER। ये किस फॉर्मूले से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले से। E इज इक्वल टू F ओवर Q होता है, F इज इक्वल टू QE आता है, तो Q वैसे ही ER की जगह पर ये लिख देंगे सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये आगे मैंने लिख दिया। तो ये इसका फॉर्मूला फोर्स का। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात भी याद रखेंगे, अगर हम इस थिन शीट से अवे जाएं, ये थिन शीट है, इससे अवे जाएं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो हम कहेंगे नहीं कम होगी। वजह, क्योंकि फॉर्मूला है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और उस पर डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है। आप देखें जो फॉर्मूला हमने लास्ट में ड्राइव किया है, उसमें यहाँ सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट में यहाँ पर डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए R के डिस्टेंस के बढ़ने से E कम नहीं होगा। अब E क्यों नहीं कम होगा, भी ये जो हम शीट की बात करें, ये इन्फिनिट शीट है, तो इन्फिनिट शीट यानी शीट का साइज इतना बड़ा है कि ये जो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट का फासला महदूद है, और ये वाली चीज़ लामहदूद है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ये भी एमसीक्यू का पॉइंट था। तो स्टूडेंट्स, ये आप पॉइंट्स है वो नोट कर लेंगे। जो ये हमारा टॉपिक है ये जस्ट टेक्स्ट बुक में यहाँ तक है, इतना है। आगे मैंने ऑब्जेक्टिव के कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो
नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह फिर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कल का लेक्चर था 7 वो भी लॉन्ग क्वेश्चन था, या आज का भी लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करेंगे, इम्पोर्टेंट है।